हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य की बात करें यहाँ पर तो कुछ तो सबसे पहले अपन कुछ बेसिक इसमें इंफॉर्मेशन जिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं अपन उसकी बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपन अलग अलग जो है यहाँ पर गर्भ निरोधक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले जैसे कि अपन बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट, जो मैंने अभी आपको नाम लिया यहाँ पर, जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट, ये जिसको अपन कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये जनसंख्या विस्फोट क्या है? देखिए, हुआ क्या है कि जब पिछले कुछ समय से जो जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ी हुई है, ठीक है ना, और जनसंख्या का तेजी से बढ़ना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब जनसंख्या विस्फोट जैसे अपन इसको इससे समझ सकते हैं कि 19 में अगर अपन बात करें तो जो विश्व की जनसंख्या थी वो करीब 2 बिलियन के आसपास थी और 2000 तक आते आते वो जो है 6 बिलियन हो गई। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। अगर इंडिया की बात करें यहाँ पर अपन, इंडिया की जनसंख्या अगर देखें तो यहाँ पर 1947 में स्वतंत्रता के समय जो है वहाँ पर जनसंख्या जो है लगभग 350 मिलियन के आसपास थी, जो कि 2000 तक आते आते 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि पॉपुलेशन या जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, अगर हम वर्तमान वृद्धि दर की बात करें यहाँ पर, जो वर्तमान वृद्धि दर है तो वो जो है 1.7% है, 1.7%। ठीक है, 1.7% का मतलब क्या है? 17 प्रति हजार प्रति वर्ष। मतलब प्रति वर्ष में प्रति हजार में कितने बढ़ जाते हैं? प्रति वर्ष में प्रति हजार में कितने बढ़ रहे हैं? 17 की वृद्धि हो रही है। और इसी दर से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो अगले 33 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? यहाँ पर अगले 33 वर्षों में जो है वो जनसंख्या आज की जो तुलना है उससे डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि जो बहुत तेज़ी से हो रही है या हो रही थी, इसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया? 1951 में इंडिया में परिवार नियोजन या जिसको बोला जाता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया गया था 1951 में, जिसको हम क्या बोलते हैं? परिवार, जिसको हम कहते हैं परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था इंडिया में। ठीक है, और जिसके नाम को बाद में परिवर्तित करके जो है यहाँ पर बाद में इसके नाम को परिवर्तित करके RCH कर दिया गया। RCH इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, या हम बोल सकते हैं इसको जनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये जो है बाद में इसके नाम को परिवार नियोजन को जो है चेंज करके और ये नाम दिया गया। और इसमें एक नारा दिया गया था, शायद आपको पता होगा, वहाँ पर एक टैगलाइन थी इसकी, हम दो हमारे दो। तो जो हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट आया था वो यही परिवार नियोजन के इससे ही आया था। इसमें लोगों को जो है जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाने लगा। अच्छा, अब अपन जो जनसंख्या विस्फोट की बात कर रहे थे, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। पिछले कुछ समय एक ऐसा था जब जनसंख्या बहुत तीव्र गति से वृद्धि कर रही थी, अभी तो फिर भी कंट्रोल में हो गई है, पर एक समय ऐसा था जब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो वो जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या थे, उन कारणों पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर कि जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या थे। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट के कारण में पहला कारण तो ये था कि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट।
मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, मतलब जो मृत्यु दर थी वो उनमें तीव्र गिरावट आई। क्यों? क्योंकि मेडिसिनल फैसिलिटी जो है, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा होने लगी कि लोग जिस दर से मर रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी, वो डेथ क्या हो गई? कम हो गई। दूसरा जो है, गिरावट तो जन्म दर में भी हुई है, बट वो गिरावट कैसी हुई है? कम हुई है। जन्म दर में गिरावट हुई है, लेकिन जन्म दर में गिरावट कैसी हुई है? कम हुई है। तो आप यहाँ पर देखिए, मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट हुई है और जन्म दर जो है वो बहुत धीरे धीरे, मतलब कम हुई है, लेकिन उस दर से कम नहीं हुई। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? ओवरऑल रिजल्ट ये आया, परिणाम ये आया यहाँ पर कि जो है जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसका कारण जो है बेरोजगारी भी रहा है, इसका कारण जो है शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। लोग शिक्षित नहीं होते, उनको गर्भ निरोधक विधियों के बारे में पता नहीं होता। ठीक है। धार्मिक मान्यताएं, कुछ लोगों में धार्मिक मान्यताएं ऐसी है कि भाई वहां पर जो है गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग नहीं करना है, तो इस कारण से क्या होता है? जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ये जो है कुछ ऐसे कारण हैं जो कि जनसंख्या वृद्धि में जिन्होंने अपनी भूमिका जो है अदा की है और जिनके कारण जनसंख्या जो है तीव्र गति से बढ़ रही थी। ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं मानव जनसंख्या वृद्धि में मानव जनसंख्या वृद्धि। तो मानव जनसंख्या वृद्धि को अपन एक बार जो है ग्राफ की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ की सहायता से समझते हैं कि किस तरह से अलग अलग सेंसस में अलग अलग दशक में जो है वो जनसंख्या की वृद्धि हुई है। यहाँ पर अपन एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है। इस ग्राफ की सहायता से हम ये समझेंगे कि अलग अलग दशकों में किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, किन किन कारणों से क्या क्या हुआ है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो अपन 4 दशक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप ले लीजिए, ये पहला दशक हो गया, यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दूसरा दशक हो गया, ये है तीसरा दशक हुआ और ये चौथा दशक हुआ। ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर, देखो पहले दशक की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या था कि जन्म दर जो है वो उच्च स्तर पर थी और मृत्यु दर जो थी वो मृत्यु दर फ्लक्चुएटिंग थी। कभी कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी, इस तरह से। ये अपन जो बना रहे हैं ये क्या है? ये है जन्म दर और ये दूसरा वाला जो ग्राफ बनाया है यहाँ पर ये क्या है? मृत्यु दर। तो आप देखिए यहाँ पर जन्म दर प्रथम दशक में क्या है? जन्म दर तो उच्च स्तर पर है, ठीक है ना, लेकिन जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, वो कभी तो ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट आप देखो तो यहाँ पर परिणाम क्या आएगा कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है। रिजल्ट तो यही निकलेगा कि जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरे दशक में क्या हुआ? चलिए देखते हैं। दूसरे दशक में जन्म दर तो उच्च स्तर पर ही रही लगभग और मृत्यु दर कम होने लगी। ठीक है। अब जन्म दर तो उच्च स्तर पर रही और मृत्यु दर कम होने लगी, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? यहाँ पर भी परिणाम क्या आया? जनसंख्या में वृद्धि हुई। तीसरे दशक में बात करें तो जन्म दर कम होने लगी, ठीक है, और मृत्यु दर भी कम हो रही थी। लेकिन जन्म दर जो कम हो रही थी और जो मृत्यु दर कम हो रही थी, तो मृत्यु दर में गिरावट ज़्यादा देखी गई। ठीक है। जन्म दर में उतनी गिरावट उस लेवल तक नहीं आ पाई। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? यहाँ पे भी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो जन्म दर थी वो फ्लक्चुएटिंग थी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। जन्म दर तो इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन मृत्यु दर जो है वो कम स्तर पर सेट थी। मृत्यु दर लगातार कम बनी हुई थी, लेकिन जन्म दर तो क्या हो रही थी? फ्लक्चुएटिंग थी, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा हो रही थी। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया यहाँ पर भी जनसंख्या में वृद्धि हुई।
ठीक है, मतलब अपन ये पहले फर्स्ट में अपन ने क्या देखा, यहाँ पर फर्स्ट में हमने ये देखा उच्च जन्म दर है। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाले में उच्च जन्म दर है और यहाँ पर यह परिवर्तनीय मृत्यु दर है। मृत्यु दर कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। सेकेंड में हमने क्या देखा, सेकेंड में हमने देखा उच्च जन्म दर है और मृत्यु दर में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। तीसरे में हमने क्या देखा, यहाँ पर जन्म दर व मृत्यु दर में गिरावट, जन्म दर में भी गिरावट आई और मृत्यु दर में भी गिरावट आई। चौथे फोर्थ में हमने क्या देखा, फ्लक्चुएटिंग या परिवर्तनीय जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप देखिए अलग अलग परिस्थितियां बनती गई, लेकिन सभी परिस्थितियों में आप देखिए परिणाम एक ही निकला कि जनसंख्या की लगातार वृद्धि होती गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि को देखें, इधर भी जनसंख्या वृद्धि हुई, यहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि हुई, इधर भी जनसंख्या वृद्धि हुई, यहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, मतलब ये वाला जो ग्राफ बना दिया अपन ने वो किसके लिए बना दिया, जनसंख्या वृद्धि के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये समझ रहे हैं कि अलग अलग दशक में अलग अलग परिस्थितियां थी। ऐसा नहीं था कि परिस्थितियां सब जगह सेम थी, अलग अलग दशक में अलग अलग थी, लेकिन फिर भी आप देखिए जनसंख्या तो लगातार क्या हो रही थी, बढ़ ही रही थी। परिणाम सबका यही आ रहा था कि वो परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन रही थी वहां पर कि लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती चली जा रही थी। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हमको औसत वार्षिक वृद्धि दर निकालनी है, जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर P2 माइनस P1 ऑब्लिक P1 इंटू N इंटू 100, इससे अपन निकाल सकते हैं औसत वार्षिक दर। ठीक है, यहाँ पर P2 क्या है, P2 है वर्तमान दशक में जनसंख्या, P है पूर्व दशक में जनसंख्या, और N है दशक में वर्षों की संख्या। तो इससे जो है हम यहाँ पर औसत वार्षिक दर, वार्षिक वृद्धि दर किसकी, जनसंख्या की, औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर अगर अपन पूरा कहें तो इसको अपन यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जस्ट फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, इसलिए आपको बताया है। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो अब यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि जनसंख्या में इस तरह की वृद्धि को देखते हुए जो है कई सारी गर्भ निरोधक विधियां जो हैं उनके बारे में चर्चा प्रारंभ हुई कि कौन कौन सी गर्भ निरोधक विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाई जाए। तो अब अपन जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं। वो मेन टॉपिक क्या है, कंट्रासेप्टिव मेथड, या इसको अपन कहते हैं गर्भ निरोधक विधियाँ। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स
को हम कहते हैं गर्भ निरोधक विधियां। ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेथड या गर्भ निरोधक विधियों की अपन यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखें आइडियल कंट्रासेप्टिव जो होते हैं। आइडियल कंट्रासेप्टिव मतलब आदर्श गर्भ निरोधक। आदर्श गर्भ निरोधक जो है उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, पहले अपन इसकी बात करते हैं कि ये कोई आइडियल कंट्रासेप्टिव है, आदर्श गर्भ निरोधक है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या उनके गुण होने चाहिए। तो आदर्श गर्भ निरोधक जो है, देखिए सबसे पहले ये सस्ता होना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति इसको जो है वो उपयोग कर सके। दूसरा जो है आसान उपलब्धता, उपलब्धता इसकी आसान होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर जो है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय रिवर्सेबल मतलब एक बार उपयोग में आने के बाद जो है फिर से गर्भ धारण करने की अगर दंपति की इच्छा होती है तो वो गर्भ धारण कर सके। ऐसा नहीं कि एक बार उपयोग में ले लिया अब कभी गर्भ धारण ही नहीं हो सकता, तो जब उसका उपयोग बंद कर दें तो फिर से गर्भ धारण हो सके। उत्क्रमणीय होना चाहिए। साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव रहित, दुष्प्रभाव रहित होना चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उच्च गर्भ निरोधन क्षमता, गर्भ निरोधन क्षमता जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है असफल होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। असफल होने की संभावना मतलब ऐसा ना हो कि गर्भ निरोधक विधियों को प्रयोग करने के बाद भी जो है वो गर्भ धारण हो जाए, उस बात की संभावना नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके बाद जिसके प्रयोग से लैंगिक उत्तेजना व युग्मक जनन को प्रभावित ना करे। ठीक है, ऐसी गर्भ निरोधक विधियां जो कि लैंगिक उत्तेजना और जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है उस पर कोई प्रभाव ना डाले, युग्मक जनन भी होता रहे और लैंगिक उत्तेजना की बात करें तो वो भी पहले के जैसी ही मेंटेन रहे, पहले के जैसी ही नियंत्रित रहे। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ आदर्श गर्भ निरोधक विधियां जो होती हैं उनके गुण होते हैं, उनके लक्षण होते हैं। लेकिन कोई वो बात अलग है, ये बात डिफरेंट है कि कोई भी गर्भ निरोधक विधि जो है यहाँ पर वो आइडियल नहीं होती, वो आदर्श नहीं होती। लेकिन अपन यहाँ पर केवल गुण के बारे में बात कर रहे थे, तो उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए वो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन गर्भ निरोधक विधियों की बात करते हैं। अलग अलग गर्भ निरोधक विधियों के बारे में अपन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्लियरेंस तो नहीं है। तो यहाँ पर जो अपन ने बेसिक बात करी है अभी तक, वो अपन ने बात यही करी है कि जनसंख्या विस्फोट के बारे में अपन ने बात करी है। जनसंख्या विस्फोट से रिलेटेड कुछ डेटाज जो है अपन ने वो यहाँ पर कुछ डेटा पढ़े हैं। ये डेटा इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं अलग अलग तरीके से। देखने में तो फालतू से लगते हैं लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पर एक 1951 वाली जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि परिवार नियोजन जो है जिसमें हम दो हमारे दो की एक टैगलाइन दी गई थी, वो जो है वो 1951 में इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया गया था, जिसको बाद में RCH के नाम से चलाया जाने लगा। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या क्या थे। जो मुख्य कारण थे, ऐसे तो बहुत सारे कारण थे, बाल विवाह भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कारण थे लेकिन मुख्य कारण हमने यहाँ पर ऐड लिखे हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि जो है अलग अलग परिस्थितियों में भी कैसे बढ़ती गई, अपन ने उसको अलग अलग दशक में यहाँ पर समझा। फिर अब अपन आए हैं यहाँ पर जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है उसकी बात करने पे, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, जो कंट्रासेप्टिव मेथड या गर्भ निरोधक विधियाँ हैं। तो अपन अलग अलग गर्भ निरोधक विधियों के बारे में पढ़ेंगे, ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हमने क्या बताया है कि कोई आदर्श गर्भ निरोधक होगी तो उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए। हालांकि कोई भी गर्भ निरोधक विधि जो है वो आदर्श नहीं होती। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं।
प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम अपन गर्भ निरोधक विधियों की बात कर रहे थे यहाँ पर कि कौन कौन सी गर्भ निरोधक विधियाँ हैं जिनसे कि जो है गर्भ धारण को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर, पहला जो है वो नेचुरल कंट्रासेप्टिव के बारे में बात करेंगे। नेचुरल कंट्रासेप्टिव या जिसको अपन प्राकृतिक विधि कहते हैं। तो पहली विधि में जो आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर वो है नेचुरल कंट्रासेप्टिव, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विधि। नेचुरल कंट्रासेप्टिव या प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि या प्राकृतिक विधि बोल सकते हैं, नेचुरल मेथड। ठीक है। अब नेचुरल कंट्रासेप्टिव क्या है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो नेचुरल कंट्रासेप्टिव होते हैं इसमें किसी भी डिवाइस, किसी भी युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक है इसका मतलब किसी भी डिवाइस या किसी भी युक्ति का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता। और जब डिवाइस या जो है किसी भी युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता तो इनके दुष्प्रभाव नहीं होंगे। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, ये दुष्प्रभाव रहित होती है, दुष्प्रभाव रहित होती है, लेकिन इनके असफल होने की संभावना अधिक होती है। फेलियर रेट जो होता है, असफल होने की जो संभावना होती है, वो असफल होने की संभावना क्या होती है, इनकी बहुत ज़्यादा होती है। असफल होने की संभावना, जैसे कि अभी अपन ने एक बार और पढ़ा था, असफल होने की संभावना का मतलब क्या है कि इनके प्रयोग के पश्चात भी जो है वो गर्भ धारण होने की संभावना रहती है, उसको अपन इनका असफल होना कहते हैं। तो असफल होने की संभावना क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ये दुष्प्रभाव रहित हैं, लेकिन असफल होने की संभावना ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है। और ये किस बात पर आधारित है, ये युग्मकों के संगम को रोकने पर आधारित है। ठीक है। ये किस बात पर आधारित है, ये जो युग्मक होते हैं, युग्मक मतलब जो शुक्राणु और अंडाणु हो गए, उनके संलयन को रोकने पर आधारित है, उनके संगम को रोकने पर आधारित है, जिससे कि दोनों एक ही समय पर कभी मिल ना पाए। ठीक है ना, उस पर आधारित है। अभी आपको और डिटेल में ये समझ में आएगी जब अपन इसमें नेचुरल मेथड में अलग अलग विधियों की बात करेंगे। जैसे कि नेचुरल मेथड में पहली मेथड जो अपन पढ़ते हैं वो फर्स्ट मेथड है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस या इसको अपन आवधिक संयम भी कहते हैं। आवधिक संयम या इसका दूसरा नाम जो है वो अपन इसको रिदम मेथड भी कहते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया, आवधिक संयम या रिदम मेथड हो गई, इसका मतलब क्या है इसको अपन पहले समझते हैं। देखिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आवधिक संयम का मतलब क्या होता है कि देखिए जो अंडोत्सर्ग होता है, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी इससे पहले वाले चैप्टर में। ठीक है। अंडोत्सर्ग की संभावना कब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड डे में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड डे होता है, 14वां दिन होता है, उस समय जो है अपन देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, उस समय की अगर बात करें तो जो अंडोत्सर्ग की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अपन कौन से दिन पर लेते हैं, 14वें दिन पर। जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन की है तो अंडोत्सर्ग कौन से दिन पर होगा, 14वें दिन पर होगा। तो यहाँ पर अपन जो है सेफ साइड 14वें दिन, तो क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे होती रहती है तो अंडोत्सर्ग का दिन भी आगे पीछे होता रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिक्स तो होती नहीं है। ठीक है। तो इस कारण से अपन यहाँ पर 10 से 17 दिन का समय ले लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिन जो होते हैं बीच के, इनको कहा जाता है रिस्की पीरियड। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रिस्की पीरियड। रिस्की पीरियड मतलब जिसमें खतरा ज़्यादा होता है निषेचन होने का।
ठीक है, इसको रिस्की पीरियड कंसीडर करते हैं। और 10 दिन से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन से पहले और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 17 दिन के पश्चात जो ये समय होता है, इस समय को हम सुरक्षित काल बोलते हैं, सेफ पीरियड कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये सुरक्षित काल है, यह सेफ पीरियड है। ठीक है, तो अगर रिस्की पीरियड में, ये जो रिस्की पीरियड है, अगर इस रिस्की पीरियड में सहवास ना किया जाए तो निषेचन होने के चांसेस जो होंगे, संभावना होगी, वो भी बहुत कम होगी। भाई रिस्की पीरियड में ही तो अंडोत्सर्ग होगा लगभग। अगर अंडोत्सर्ग के समय पर सहवास ना किया जाए तो निषेचन की संभावना भी क्या होगी? निषेचन की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये विधि इसी पर आधारित है कि रिस्की पीरियड मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र के 10 से 17 दिनों के बीच में सहवास ना करने पर आधारित है। सहवास कब किया जाना चाहिए? 10 दिन से पहले और 17 दिन के पश्चात, जो आर्तव चक्र के 10 दिन होते हैं शुरुआती, या फिर 17वें दिन के बाद। तो यहाँ पर गर्भ धारण की संभावना जो होती है वो बहुत कम होती है। नहीं होती ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अंडोत्सर्ग जो है वो आगे पीछे होता रहता है, लेकिन हाँ संभावना फिर भी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो इसी पर आधारित है ये विधि, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन कहते हैं आवधिक संयम। बात समझ में आ गई यहाँ पर? ठीक है, तो ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या आवधिक संयम है। दूसरी विधि पे आते हैं, चलिए इसी से रिलेटेड। प्राकृतिक विधि में सेकेंड जो है विड्रॉल मेथड, या जिसको अपन कहते हैं कोइटस इंटरप्टस, या इसको कहा जाता है, यहाँ पर बाह्य स्खलन वाली बात है, ये बाह्य स्खलन। देखिए विड्रॉल मेथड का मतलब क्या है? इस मेथड का मतलब है कि स्खलन होने से पूर्व जो है नर जनन तंत्र जो है शिश्न है, उसको मादा जनन तंत्र से बाहर निकाल लेना। स्खलन होने से पूर्व, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ, स्खलन या इजेकुलेशन होने से पूर्व शिश्न को मादा जनन तंत्र या योनि से बाहर निकाल लेना, इसी को हम कहते हैं विड्रॉल मेथड। और स्खलन होने से पूर्व अगर शिश्न को मादा जनन तंत्र या योनि से बाहर निकाल लिया गया है तो वीर्य तो जो है अंदर गया नहीं, योनि में गया नहीं, मादा जनन तंत्र में गया नहीं, तो निषेचन होने की संभावना क्या होगी? गर्भधारण होने की संभावना क्या होगी? बहुत कम होगी। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि बहुत कम होगी, हमने ये नहीं कहा है कि नहीं होगी। भाई हमने क्या कहा है कि बहुत कम होगी, नहीं होगी ये तो हमने नहीं बोला। अब ऐसा क्यों नहीं बोला? इसका भी कारण है, क्योंकि होता क्या है कि स्खलन होने से पूर्व जो है वो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के स्राव निकलते हैं। मतलब यहाँ पर पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं कि शिश्न को स्खलन से पूर्व योनि से बाहर निकलना, इस पर आधारित है। लेकिन इसके असफल होने की संभावना फिर क्यों है? जब स्खलन हुआ ही नहीं मादा जनन तंत्र में, तो फिर असफल होने की संभावना यहाँ क्यों है? इस बात को समझें तो देखिए, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एक ग्रंथि पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि जो होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है, इसके स्त्राव जो होते हैं वो स्खलन से पूर्व निकल आते हैं। इसके स्त्राव स्खलन से पूर्व निकल आते हैं। इनमें बहुत कम मात्रा में शुक्राणु होते हैं, होते तो हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। और कई बार ये कम मात्रा में शुक्राणु भी निषेचन करवा सकते हैं, गर्भधारण करवा सकते हैं, चांस की बात है। वैसे तो इतनी क्वांटिटी नहीं होती कि करवा सकें, लेकिन हाँ कम मात्रा भी कई बार जो है वो निषेचन, क्योंकि निषेचन की बात करें तो वो एक तरह से बाई चांस प्रोसेस होती है, संभावनाओं पर आधारित होती है। तो हो सकता है कि वो कम शुक्राणु भी निषेचन करवा दें। तो इस पर इसी कारण से जो है ये बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के जो स्त्राव होता है, ये स्त्राव स्खलन से पूर्व निकलता है, जिसमें कुछ संख्या में शुक्राणु होते हैं और ये शुक्राणु कई बार निषेचन कर देते हैं, गर्भधारण करवा देते हैं, इसलिए इसके भी असफल होने की संभावना तो होती है। तीसरा अगर अपन बात करें यहाँ पर लेक्टेशनल एमेनोरिया, जिसको अपन LAM कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम
अपन कह सकते हैं हिंदी में इसको स्तनपान अनार्तव। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। स्तनपान अनार्तव, लैक्टेशनल एमेनोरिया LAM या स्तनपान अनार्तव, तीसरी प्राकृतिक विधि ये है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, लैक्टेशनल एमेनोरिया या स्तनपान अनार्तव की अपन बात करें, इसके मतलब को समझे तो होता क्या है, प्रसव के पश्चात जब माँ में प्रसव के पश्चात अगर माँ बच्चे को स्तनपान करा रही है, पर्याप्त मात्रा में स्तनपान करा रही है, तो क्या हो रहा है कि अगर प्रसव के पश्चात पर्याप्त मात्रा में स्तनपान करा रही है मदर, ठीक है, बच्चे को, तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन ज़्यादा बन रहा है। प्रोलैक्टिन जो है वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा बनता है तो ये FSH को संदमित करता है। ये नेगेटिव इफेक्ट अपना किस पर दिखाता है, FSH पर। और FSH पुटिकाओं के परिपक्वन में सहायक होता है। तो जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा बनेगा तो FSH को संदमित करेगा, तो FSH अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, पुटिकाओं का परिपक्वन नहीं होगा, और पुटिकाओं का परिपक्वन नहीं होगा तो अंडोत्सर्ग भी नहीं होगा, तो वहाँ पर निषेचन या गर्भधारण की संभावना कम रहेगी, ठीक है। तो ये विधि जो आधारित है प्रसव के पश्चात जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति, प्रॉपर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, आर्तव चक्र नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पर FSH नहीं होगा, FSH की जो है एक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है, तो FSH देखने को नहीं मिलेगा। FSH नहीं होगा तो FSH नहीं होगा तो पुटिकाओं का परिपक्वन नहीं होगा, तो जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर निषेचन की संभावना या गर्भधारण की संभावना कम होगी। लेकिन अगर प्रोलैक्टिन कम है तब FSH अपना प्रभाव दिखा सकता है। अगर स्तनपान पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है तो प्रोलैक्टिन क्या है, थोड़ा सा कम बनेगा, और जब प्रोलैक्टिन कम बनेगा तो FSH अपना प्रभाव फिर दिखा सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर फिर गर्भधारण हो भी सकता है। और अगर वैसे मदर अगर इंटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, अधिक मात्रा में पर्याप्त मात्रा में स्तनपान करा रही है, तो ये प्रोलैक्टिन बनता रहेगा, FSH को संदमित करता रहेगा। लेकिन यह विधि जो है अधिकतम 6 माह तक ही वैध है। अधिकतम कितने माह तक, 6 माह तक के लिए वैध है, उसके आगे ये वैध नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 माह के पश्चात अपने आप ही प्रोलैक्टिन थोड़ा सा कम होने लगता है और उसके बाद FSH अपना प्रभाव दिखाने लगता है, ठीक है। तो ये तीनों विधि जो अपन ने पढ़ी, ये तीनों विधियां कौन सी थी, ये तीनों विधि प्राकृतिक विधि थी, ठीक है, जिसमें किसी भी युक्ति, किसी भी डिवाइस का प्रयोग नहीं किया गया, इस कारण से इसके दुष्प्रभाव नहीं थे। लेकिन हाँ, इनके असफल होने की संभावना बहुत अधिक है, और सबकी अपन ने संभावना देखी कि क्यों असफल हो सकती हैं ये, ठीक है। दूसरी विधि की चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सेकेंड विधि जो होती है वो बैरियर मेथड, जिसको अपन कहते हैं बैरियर मेथड, या जो रोधक विधि के नाम से जानी जाती हैं, बैरियर मेथड या रोधक विधि। बैरियर मेथड या रोधक विधि जो होती है ये शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है। योनि व गर्भाशय में रोकती है। मतलब शुक्राणु को योनि और गर्भाशय में प्रवेश नहीं करने देती, ठीक है। ये जो विधियाँ है बैरियर मेथड, ये ऐसी युक्तियाँ होती है बेसिकली जो कि शुक्राणुओं को गर्भाशय या योनि में प्रवेश करने से रोकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब शुक्राणु का प्रवेश नहीं होगा तो प्रवेश नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं यहाँ पर। इसमें देखो, जैसे कॉन्डोम्स होते हैं, मेल कॉन्डम्स, ठीक है, जिनको पेनिस या शिश्न के ऊपर पहना जाता है, रबर की युक्तियाँ होती है ये। दूसरा फेम शील्ड, फेम शील्ड के नाम से फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। तीसरा है डायफ्राम, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप,
ग्रीवा टोपी कहते हैं जिसको। इसमें से केवल पहली मेथड को अगर अपन छोड़ दें इसको, तो सारी फीमेल के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मेथड है, ठीक है। पहली मेथड केवल मेल कॉन्डम्स जो हैं, ठीक है, ये मेल कॉन्डम्स जो हैं पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। बाकी सारी मेथड जो हैं ये सर्विक्स में या फिर वेजाइना में लगाई जाती हैं, जिससे कि शुक्राणुओं का प्रवेश ना हो। और ये जो है शिश्न पर पहना जाता है जो कॉन्डम्स है, मेल कॉन्डम्स होते हैं। और ये जो कॉन्डम्स होते हैं इनकी एक खास बात है कि ये गर्भ निरोधक तो हैं ही, साथ ही साथ ये जो है यौन संचरित रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो कॉन्डम्स की अपन बात करते हैं, ये गर्भ निरोधक के साथ साथ एसटीडी या यौन संचरित रोग जैसे कौन सा हो गया, जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारे क्या हैं, यौन संचरित रोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉन्डम्स जो होते हैं, मेल कॉन्डम्स की बात करें या फीमेल कॉन्डम्स की बात करें, कॉन्डम्स ही एक ऐसी युक्ति हैं जो कि यौन संचरित रोगों से जैसे एड्स और हेपेटाइटिस से भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। अदरवाइज जितनी भी गर्भ निरोधक विधियाँ हमने पढ़ी हुई है या जो गर्भ निरोधक विधियाँ हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सभी केवल गर्भ धारण रोकती हैं, यौन संचरित रोगों से सुरक्षा प्रदान नहीं करती। केवल कॉन्डम्स ही ऐसे होते हैं जो गर्भ निरोधन के साथ साथ यौन संचरित रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर ये, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ केमिकल मेथड की अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। रासायनिक विधि, केमिकल मेथड्स होती हैं या रासायनिक विधि होती है। इनमें क्या होते हैं, ये जो विधियाँ होती है इनमें शुक्रनाशी या शुक्राणुनाशी जो है वो रसायन होते हैं, शुक्राणुनाशी रसायन होते हैं इनमें। और ये क्या करते हैं कि जैसे कि शुक्राणुनाशी रसायन है तो ये क्या करेंगे, शुक्राणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और इनको जनरली रोधक विधियों के साथ प्रयोग में लाया जाता है, जिससे रोधक विधियों की जो क्षमता है, रोधक विधियों के असफल होने की संभावना है वो कम हो जाती है, ठीक है। कि इनकी जो प्रभावी है ये ज़्यादा प्रभावी बन जाती है, क्योंकि अगर जैसे कॉन्डम्स या कोई भी रोधक विधि प्रयोग में लाई, उसके बाद कुछ शुक्राणु अगर लीक हो गए, तब भी अगर रासायनिक विधि प्रयोग में लाई गई है तो वो उनको नष्ट कर देंगी। तो इससे किसकी असफल होने की संभावना कम हो गई, बैरियर मेथड की असफल होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो इनको बैरियर मेथड या रोधक विधि के साथ में लाया जाता है प्रयोग। ये अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूपों में आती हैं। क्रीम के फॉर्म में आती है, क्रीम डेल्फिन के नाम से क्रीम आती है, जेली आती है, परसेप्टिन के नाम से जो है जेली के फॉर्म में आती है, टेबलेट आती है, स्पंज टुडे के नाम से, फोम आता है, झाग जो होता है एरोसोल के नाम से, ठीक है। तो ये विधियाँ जो है मेनली ये अलग अलग रूपों में, क्रीम के, जेली के, फॉर्म के रूप में, टेबलेट के रूप में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। जो कि जो है बैरियर रोधक विधियों के साथ जिनको प्रयोग में लाया जाता है, जिससे रोधक विधियों की क्षमता को बढ़ाया जा सके और रोधक विधियों के असफल होने की संभावना को कम किया जा सके। इसमें एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो स्पंज टुडे टेबलेट होती है इसमें कौन सा शुक्राणुनाशी या शुक्रनाशी रसायन होता है, तो इसमें होता है नोनोक्सिनोल 9 होता है। ये शुक्राणुनाशी रसायन है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। और बाकी सब मेथड में एसिड्स वगैरह होते हैं, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट जो कि शुक्राणु को नष्ट करने का काम करते हैं। लेकिन स्पंज टुडे का पूछा हुआ है, उसमें जो केमिकल होता है वो होता है नोनोक्सिनोल 9, ठीक है। तो ये थी केमिकल मेथड के बारे में, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा यहाँ पर वो प्राकृतिक विधि के बारे में पढ़ा, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड के बारे में पढ़ा, रोधक विधि या जो है, और तीसरा अपन ने पढ़ा रासायनिक विधि या केमिकल मेथड के बारे में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। चलिए, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।